हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने यूके जाके अपनी मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करनी है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे वो अमूमन हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं, हर एक पेरेंट्स के दिमाग में वो क्वेश्चन हैं। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी हम लोग सेलेक्ट करें और वो यूनिवर्सिटी हम लोग कैसे सेलेक्ट करें। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि हम लोग एडमिशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से शुरू करें, कब शुरू करें। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि एडमिशन के टाइम के ऊपर हमें किस किस तरह के पेपर चाहिए, कब चाहिए, कितने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो है जो वीज़ा आप अप्लाई करेंगे उसके अंदर कौन कौन से पेपर्स आपको चाहिएंगे। उसके साथ में एक फंड्स जो आपको यहाँ पे शो करने होते हैं या जो आपको पे करने हैं, जो पैसा आपको पे करना है एडमिशन के लिए वो कितना होना चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जेनरिक सी चीज़ें जो हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए अपना एडमिशन प्रोसेस और ये सब चीज़ों को तैयार करने के लिए। एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला पैरामीटर तो ये है कि उसकी ट्यूशन फ़ी कितनी है। आमतौर पे मैं हर किसी स्टूडेंट को ये सलाह देता हूँ कि जब भी आप अपना वर्कअप शुरू कर रहे हो अपने एडमिशन के लिए, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करो कि इसके नोट्स आप प्रॉपरली बनाओ, रिसर्च आप प्रॉपरली करो। तो उन नोट्स के अंदर, उन सेक्शंस के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप कैप्चर करके रखो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोई इंस्टीट्यूशन आप चेक करें उसकी फ़ीस के ऊपर आप ध्यान दें कि जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो कितनी है और उस कितनी अमाउंट में आपको पे करनी है। दूसरा जो फैक्टर आपको इसमें ध्यान देना है वो ये देना है कि उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। अगर हम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करना चाहते हो यूके में, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है और उसकी नेशनल रैंकिंग क्या है। इस रैंकिंग से आपको ये पता लगता है कि किस लेवल पे आप एजुकेशन लेंगे और कौन कौन सी ऐसी और यूनिवर्सिटियाँ हैं जो आपके आसपास में हैं जिनको आप कंसिडरेशन में रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो भी आप कोर्स पढ़ना चाहते हो, क्या वो कोर्स इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है कि नहीं है। कई दफ़े हम लोग सोचते हैं कि हमें वो यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है, मेरे को उसी यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। तो इस करके जब भी आप अपनी प्रोफाइलिंग करें, आप इन चीज़ों के डिटेल्स के अंदर जब आप जाएँ तो इस फैक्टर को भी आप नोट्स में इंपॉर्टेंटली साथ में रखें। नेक्स्ट आप ध्यान रखें कि इसकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये कोर्स आपको मिल रहा है, इस कोर्स की डेडलाइन क्या है। एडमिशन डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से आपको समझ में आएगा कि मैं अपना एडमिशन का काम कब शुरू करूँ। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, वो ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आप ये प्रोग्राम पढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं, इस प्लेसमेंट, इसकी जो प्लेसमेंट्स हैं, जैसे जो पास आउट होते हैं, जो कैंपस पिक्स होते हैं, इसकी प्लेसमेंट की क्या परसेंटेज है, कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को यूनिवर्सिटी ने प्लेसमेंट का मौका दिया है और वो कहाँ कहाँ के ऊपर वो लोग उनकी प्लेसमेंट हुई है। आमतौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ को खूब प्रमोट करती हैं, तो इसको आप प्लीज़ ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसकी लोकेशन क्या है। अब कई दफ़े कुछ प्रेफर्ड लोकेशंस के अंदर आता है, कुछ लोग कहेंगे मुझे लंदन जाना है, कोई कहेगा मुझे बर्मिंघम जाना है या स्कॉटिश एरिया की तरफ जाना है। तो आप कोशिश करें, जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी का एक फाइनलाइज़ किया है और सारे पैरामीटर चेक किए हैं, उस पैरामीटर के अंदर एक पैरामीटर आप ये भी रखें कि इसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कई तरह की स्कॉलरशिप्स देती हैं, तो बेटर है कि आप जब सर्च कर ही रहे हो उस यूनिवर्सिटी को, तो आप ये भी सर्च करो कि ये यूनिवर्सिटी की आपको स्कॉलरशिप देती है, और अगर स्कॉलरशिप देती है तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं और आप उन पैरामीटर्स के अंदर खरे उतरते हो तो मेरे हिसाब से आपको स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि एडमिशन हम लोग कब शुरू करें। एडमिशन शुरू करने का राइट टाइम वो होता है कि जैसे ही आपने उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस को चेकआउट कर लिया कि इसकी डेडलाइंस ये हैं और आपकी जो करंट क्वालिफिकेशन है वो आप क्लास 12 के बाद अप्लाई करना चाहते हो, ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाहते हो या मास्टर्स के बाद अप्लाई करना चाहते हो, तो आप ये देखें कि आपका कोर्स जो भी आप कर रहे हो अभी करंटली कोर्स, ये कब ख़त्म हो रहा है और उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइंस कब हैं। तो आमतौर पे +2 के जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 जो कर रहे हैं अभी, वो लोग जैसे ही अपना प्री बोर्ड्स वगैरह दे के रेडी होते हैं, साथ के साथ वो अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई थिंक फाइनल सेमेस्टर के टाइम पे भी वो यूनिवर्सिटी की प्रोफाइलिंग और उसके साथ में उसका एडमिशन का प्रोसेस वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही ये प्रोफाइलिंग का काम हो गया, आपने ये चेकआउट कर लिया कि डेडलाइन क्या है, साथ के साथ आप कोशिश करें कि आप IELTS का एग्ज़ाम साथ के साथ लिखें और कोशिश करें उसमें जितना अच्छे से अच्छा स्कोर हो सकता है वो करें। आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ का जो स्कोर की रिक्वायरमेंट है बैचलर्स डिग्री के लिए वो है 6.5 और मास्टर्स के लिए भी तकरीबन 6.5 और 7 के अंदर एडमिशन वो देते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर आपका होगा, ये मान लीजिए आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स उनकी तरफ से होने वाले हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए एडमिशन के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, आपको चाहिए आपका IELTS का स्कोर कार्ड, आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसने क्लास 12th किए तो अप टू क्लास 12th, जिसने ग्रेजुएशन किए तो अप टू ग्रेजुएशन। उसके साथ में आपको चाहिएगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, एक डिटेल्ड आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। और उसके साथ में आपको चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसको बोलते हैं LOR। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत वैल्यू रखते हैं और आप कोशिश करें कि इन सभी को टाइमली आप अपने पास में कंप्लीट करके रखें, क्योंकि जो भी आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे उसमें एडमिशन बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो LOR, SOP इन और उसके साथ में IELTS का आपका स्कोर और आपके एकेडमिक की परसेंटेज, ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है वीज़ा एप्लीकेशन की। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है जिस भी किसी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद में वो जो एडमिशन की लेटर आपके पास में आती है, उस एडमिशन की लेटर के ऊपर जो भी इनिशियल डिपॉजिट फ़ीस है, आप वो फ़ीस उनको पे कर देते हैं। पे करने के बाद में देन दे सेंड यू CAS, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। और कास आने के साथ ही आपका वीज़ा का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वीज़ा के लिए आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, उसके साथ में आपको चाहिए कास्ट की लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी ने दी है फ़ीस पे करने के बाद में। फिर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी करानी है यहाँ पे। उसके बाद में एम्बेसी की फ़ीस है जो आपको पे करनी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है आपके फ़ंड्स के डॉक्यूमेंट। फ़ंड्स के लिए मैं एक अलग से आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा, क्योंकि फ़ंड एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करता है। क्योंकि उसके अंदर आप अगर पॉलिसी पढ़ते हैं या समझते हैं कि इससे वो कहेगा 28 डेज़ ओल्ड फंड्स चाहिए और फंड्स कितने चाहिए, इस पे कन्फ्यूजन है। तो हम फंड्स के सेक्शन को एक अलग तरीके से समझाता हूँ आपको। पहले तो फंड्स कितने चाहिए। फंड्स आपको चाहिए जो आपका फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फ़ी है प्लस आपका पहले साल का रहने का खर्चा है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आपकी जो फीस है फर्स्ट ईयर की वो है 12,000 पाउंड, और जो रहने का खर्चा आपका पहले साल का वो भी सपोजिटली 12,000 पाउंड है। तो जब आपका एडमिशन हुआ और यूनिवर्सिटी ने आपको कहा कि आप इनिशियल डिपॉजिट जमा कराएं, तो इनिशियल डिपॉजिट में मतलब आपकी ट्यूशन फ़ी का कुछ हिस्सा वो कह रहे हैं कि आप एडवांस में जमा कराएं। तो वो कहते हैं कि सपोज़ करें आप 5,000 जमा करा दें, तो 5,000 पाउंड आपने जमा करा दिया, तो बैलेंस आपकी फ़ीस रह गई 7,000 पाउंड। 7,000 पाउंड तो आपकी फ़ीस है पेंडिंग, और साथ में 12,000 पाउंड आपका है जो एक साल का रहने का खर्चा वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस होता है। तो ये जो टोटल बनता है दिस बिकम्स 19,000 पाउंड फंड शो करना है। ओके, आप जिस भी किसी कंट्री के अंदर हैं, उस कंट्री की अगर आप करेंसी यूज़ कर रहे हैं, oanda.com करके एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप कन्वर्जन रेट चेक करके ये जो जितने भी पाउंड आपको शो करने हैं उसके हिसाब से आप उसके अंदर अपनी लोकल करेंसी के अंदर शो करें। अभी इंडिया के अंदर अगर पाउंड की बात करें तो इट इज़ नियरिंग 100 रुपीज़ सपोज। तो 17,000 पाउंड अगर आपको शो करने हैं तो ये 17 लाख रुपीज़ के आसपास बनते हैं। इसके अलावा अब ये फ़ंड तो हो गए, अब ये फ़ंड हमें शो कैसे करने। अब फंड के लिए आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर, स्टूडेंट अपने बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसे शो कर सकता है। स्टूडेंट एक फ़िक्स डिपॉजिट कर सकता है। स्टूडेंट एजुकेशन लोन भी ले सकता है। एजुकेशन लोन के टाइम पे आप ध्यान रखें कि वो एजुकेशन लोन की सैंक्शन लेटर हो और उसके ऊपर बाकायदा लोन अकाउंट नंबर मेंशन हो। अगर आप FD दे रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो FD जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, उस दिन वो FD कम से कम 28 दिन पुरानी हो। मतलब 28 दिन पहले कम से कम आपने वो FD खुलवाई हो, और उसके साथ में एक आपको लेटर भी देना पड़ेगा बैंक से जो कंफर्म करे कि ये फंड्स आपके बैंक के अंदर इस FD के अंदर पार्क्ड है और इस FD पे कोई लियन नहीं है। लियन का मतलब ये होता है कि कई दफ़े आपको बैंक ऑप्शन देते हैं कि आप FD के ऊपर लोन ले सकते हो, तो जिस FD पे लोन है उस FD को आप यूज़ ना करें। दिस इज़ वन ऑफ द सजेशन। नेक्स्ट जो बैंक अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट आप कोशिश करें, वैसे तो अमूमन सभी बैंक्स एलिजिबल हो जाते हैं इस कैटेगरी में, लेकिन कोशिश करें कि जो वो बैंक हैं जो ऑनलाइन नहीं है, अभी कुछ बैंक अभी भी हैं ऐसे, उन बैंक्स को आप अवॉइड करें। अदरवाइज सारे बैंकों की बैंक स्टेटमेंट्स वहाँ पे एलिजिबल है। कोई भी बैंक स्टेटमेंट जो हैंड रिटन आ रही है, कोई भी बैंक स्टेटमेंट जो क्लियर नहीं है, और आप मेक श्योर करें कि जो बैंक की जो ओरिजिनल स्टेशनरी है उस ओरिजिनल स्टेशनरी के ऊपर आप उसको प्रिंट करें। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हो तो ऑनलाइन बैंकिंग का प्रिंट लें आप बैंक स्टेटमेंट का, और साथ में उसको बैंक से स्टैंप ज़रूर करवा दें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फंड्स वाला, क्योंकि जो वीज़ा है UK का, जिसको हम लोग Tier 4 बोलते हैं, Tier 4 वीज़ा 40 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो 40 में से जो अभी जो करंट पॉलिसी है, 40 में से 30 पॉइंट्स तो आपको मिलते हैं कास्ट के, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़, जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया। उसके बाद में जो 10 पॉइंट्स हैं वो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपके फंड्स केस में।
तो अगर आपका कास्ट है और उसके साथ में आपके फंड्स भी प्रॉपर हैं तो 30 + 10 बिकम्स 40 और आपको वीज़ा मिल जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रोग्राम। कैसे, कागजात क्या चाहिएंगे, वीज़ा कैसे अप्लाई करें और कैसे आप अपना पूरा जर्नी फिक्सअप करके प्लान करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कुछ छोटे छोटे से जेनरिक चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मुझे वर्क परमिट कितना मिलेगा। तो आप ये समझें कि जो लोग भी डिग्री करने जा रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स करने जा रहे हैं या मास्टर्स करने जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को 20 घंटे काम करने की परमिशन यूके की गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्पाउस और आपके डिपेंडेंट भी आप साथ में लेके जाना चाहते हो तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि सिर्फ वो लोग ही अपने स्पाउस और डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं जो मास्टर्स डिग्री के अंदर जिन्होंने एडमिशन लिया है। अगर आप बैचलर्स डिग्री में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उस केस के अंदर आप अपने स्पाउस को और डिपेंडेंट्स को साथ में लेके नहीं जा सकते हो। ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि आप अपना जर्नी स्टडी इन यूके की कैसे शुरू करें और कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे बीच में मिस हुआ हो या आपके क्वेश्चन क्वेरी इसके अलावा भी कुछ और हों तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं और आप उसके साथ में इफ़ इन केस यू विश टू डिस्कस योर एप्लीकेशन, हम लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहते हो तो जो नंबर डिस्प्ले में है इसके ऊपर आप फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हो। एंड में मैं यही कहूँगा कि ना तो आप बहुत जल्दी आ गए और ना बहुत लेट हो। जैसे ही आपका प्लान शुरू होता है उसको आप साथ के साथ शुरू करें, उसको डिले ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन बहुत कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारी एप्लीकेशन इस टाइम अप्लाई हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो बजाय इसके कि हम लोग लेट हों तो जैसे ही आपका प्लान शुरू होता है साथ के साथ आप अप्लाई करना शुरू करें, इस पर डिले और वेट ना करें। इस वीडियो में खूब सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और उसके साथ में जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरी हैं काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।